शुभ संध्या छात्रों। आज शुक्रवार तारीख 9 जुलाई 2021। आज हम अपने 5वीं कक्षा के इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद आई ये कहानी का नाम था योग्य चुनाव, जो हमारी पहली इकाई की तीसरी कहानी थी। और इस कहानी में राजा मंगल सेन, मंत्री जगत राम और एक नवयुवक, इनकी यह कहानी थी। कहानी का नाम था योग्य चुनाव। कहानी बड़ी ही सुंदर है। राजा मंगल सेन जो हैं, वो राजा मंगल सेन जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस राजा मंगल सेन के मंत्री जो हैं, वो उनका नाम था जगत राम। वो अभी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से विनती की कि आप मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए। राजा मंगल सेन जी ने कहा, आपको क्या करना होगा? आपको पहले अपने ही जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री आपकी जगह चुनना होगा, और तभी हम आपकी जगह लेने वाला कोई आए इस पद पर तो हम आपको सेवा मुक्त कर देंगे। तो मंत्री जगत राम जी ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा, और जगत राम ने आदेश दिया कि ढिंढोरा पिटवा दिया जाए और राज्य के नए मंत्री का चयन, नियुक्ति की अगले गुरुवार को की जाएगी। और इस पद के लिए जितने सारे इच्छुक व्यक्ति होंगे वो राज दरबार में 11 बजे पहुंच जाए। ऐसा ढिंढोरा पीटने के बाद चयन वाले दिन गुरुवार को राज दरबार की ओर वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई। सैकड़ों की संख्या में नवयुवक जो थे मंत्री बनने के लिए दरबार की ओर जाने लगे। तभी उसी रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति हताश सा बैठा था। और इसका कारण ये था कि उस वृद्ध व्यक्ति की बैलगाड़ी का एक पहिया जो है वो रास्ते में कीचड़ में फंस चुका था। वृद्ध ने कई बार उस पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कि कोशिश के बावजूद वो असफल रहे। यहाँ तक कि अनेक जो उम्मीदवार थे, जो नवयुवक थे, वो मंत्री बनने के लिए राज दरबार की ओर जा रहे थे, वो उसी रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। और उन सभी ने ये दृश्य देखा था कि एक बूढ़ा फंसा हुआ है, लेकिन कोई भी उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता के लिए आगे नहीं आया। उम्मीदवार युवकों में एक युवक था, नवयुवक था, जिसका नाम था कर्मवीर। और ये जो कर्मवीर है, ये कर्मवीर एक बड़े ही निर्धन परिवार से, जो गरीब परिवार से था, लेकिन वो प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह भी तेज़ी से राज दरबार की ओर उसी रास्ते से जा रहा था। तभी उसने गाड़ी वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा और पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है ये वृद्ध व्यक्ति। ये देखते ही दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए ये जो कर्मवीर था वो उस वृद्ध व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। बिल्कुल चिंता न करते हुए, अपने कपड़ों की चिंता न करते हुए वह सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाल दिया, जो कि हमने इस चित्र में यहाँ पर देखा है। उसने कीचड़ की परवाह न करते हुए, अपने स्वच्छ कपड़ों की परवाह न करते हुए कीचड़ से उस पहिए को निकाल दिया। और फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और इनाम में कुछ पैसे देने भी चाहे, लेकिन कर्मवीर ने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते हुए कर्मवीर जो है वो राज दरबार में पहुंच गया। हाफ रहा था, क्योंकि श्रम जो किए थे उसने, और फिर दौड़ा देर ना हो जाए इसलिए वो दरबार में पहुंचा था, इसलिए उसकी सांस जरा फूल गई थी। तो हाँफते हाँफते वह राजा के सामने पहुंच गया। और फिर सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे।
जो जितने उम्मीदवार वहाँ थे, पहुँचे हुए थे मंत्री पद के लिए, वो सभी उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। सारी धोती जो थी वो कीचड़ से सनी हुई थी, शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, हाँफ रहा था। उसका ये रूप देखकर सभी हंसने लगे। तभी वह बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध व्यक्ति था वो आगे आया। वह वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वो मंत्री जगतराम जी ही थे। जगतराम जी ने एक नाटक किया था। उन्हें असल हीरा चाहिए था उस मंत्री पद के लिए। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। जगतराम जी ने राजा से कहा, महाराज देखिए, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के एक मंत्री में होना आवश्यक है। सारी बातें उन्होंने राजा मंगलसेन से बताई और राजा मंगलसेन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अगर जो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की पीड़ा से दुखी होता है और उस पीड़ा को ना सिर्फ दुखी होता है बल्कि उस पीड़ा को दूर करने की, उस अड़चन को दूर करने की का प्रयास करता है, वही व्यक्ति राज्य के इस मंत्री पद के लिए लायक हो सकता है। इस ऊंचे राज्य के मंत्री के इस ऊंचे पद पर बैठने का वही अधिकारी हो सकता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया था और तभी राजा ने कर्मवीर को एक सही व्यक्ति समझकर जगतराम जी की जगह पर एक मंत्री के रूप में कर्मवीर का चयन किया। तो ये कहानी थी सुधा शर्मा की। दोस्तों, कहानी जो है वो हम कई बार अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं। हम सबको कहानियाँ सुनना सभी को अच्छा लगता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक कहानी सभी को पसंद आती है। लेकिन कहानी सुनाते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कहानी जो है वो हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए। कहानी घट चुकी है, ये आपकी उस कहानी से प्रतीत होना चाहिए। कहानी में जो संवाद है वो उसी उतार चढ़ाव के साथ बोले जाने चाहिए। तो मैं आपको इस कहानी पर आधारित कुछ अभ्यास भेजने वाली हूँ और आपको उस अभ्यास को पूर्ण करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ। पिछले साल हमने कुछ प्राकृतिक आपदाएं क्या हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं कभी भी वक्त बताकर नहीं आती, वो कभी भी किसी वक्त भी घट सकती है। ऐसे वक्त भी घट सकती है दिन में, रात में, जब हम सचेत नहीं होते, जागरूक नहीं होते, उस वक्त भी घट सकती है। इसके बारे में हमने इस पाठ में जानकारी ली थी पिछले साल। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं ये प्रकृति की एक देन है। हाँ, ये भयंकर देन हो सकती है, लेकिन इसमें बचाव करना, हमें अपने आप का बचाव करना भी संभव है। तो यदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं घटती है तो हमें अपनी जान और अपने साथ साथ लोगों की जान हम कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब देखिए, ये जो पहला चित्र है, इस पहले चित्र में ये आपदा जो है वो क्या है, बता सकते हैं? देखिए, यहाँ इमारत जो है वो टेढ़ी हो गई है। घर के जो लटकने वाली बिजली के दिए हैं वो चमक रहे हैं, हाँ, हिल रहे हैं ज़ोर से। लोग मेज़ के नीचे बैठे हैं, कोई दरवाजे के पीछे बैठा है और सारी चीज़ें हैं वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर रही है। क्या है ये प्राकृतिक आपदा? बिल्कुल सही, इसका नाम है भूकंप। हमें मालूम है कि भूकंप जो है वो कब होता है, जब ज़मीन के अंदर की चट्टानें जो है वो खिसक जाती हैं या एक दूसरे से टकरा जाती हैं। उस वक्त ज़मीन के पृष्ठभाग पर थोड़ा कंपन होता है। कभी वो कंपन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी थोड़ा सा
जैसे कि हमें महसूस हो इतना हो सकता है। कभी कभी ये कंपन इतना ज़ोरदार होता है कि कच्चे मकान जो होते हैं वो गिर सकते हैं। यही नहीं बल्कि मिट्टी के मकान गिर सकते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ सकती हैं, छत दीवारें आदि गिर सकती हैं। तो इसे हम कहते हैं भूकंप। इसे क्या कहते हैं? भूकंप। इससे छत दीवारें नीचे गिरने लगती है। जब अगर इसमें हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको इसके बारे में लिखना भी है। यदि भूकंप आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें तुरंत घर के बाहर किसी खुली जगह पर जाना चाहिए। अगर हम ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और खुली मैदान में नहीं जा सकते, खुला मैदान भी ऐसा जैसे कि आसपास कोई इमारत ना हो या कहीं पर कोई पेड़ ना हो, ऐसी जगह पर हमें जाना चाहिए। अगर समय कम है हमारे हाथ में और हम ऐसी खुली जगह पर नहीं पहुंच पाते, तो हमें तुरंत क्या करना है? घर के भीतर ही अपना बचाव करना होगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे किसी मेज़ या पलंग के नीचे जिसकी ऊपरी परत काफ़ी सख्त है, उसके नीचे हम अपने आप को छुपा सकते हैं, ताकि यदि ऊपर से कुछ गिर जाए तो हमारा सिर सुरक्षित रह सकता है। या हम दरवाजे के पीछे भी बैठ सकते हैं, ताकि यदि ऊपर से कुछ गिर जाए तो हमें अपना बचाव हम कर सकते हैं। यहाँ और भी हम एक बात बता सकते हैं कि अगर हमारे घर में खिड़कियाँ दरवाजे कांच के हैं या अलमारी कांच की है, तो तुरंत उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप के वक्त ऐसी खिड़कियाँ दरवाजे जो कांच से बनी है वो टूट सकती हैं और उससे आपको जख्म हो सकते हैं। इसलिए कांच की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इस तरह हम भूकंप से अपनी जान बचा सकते हैं। भूकंप कुछ सेकंडों का या कुछ मिनटों का होता है, तो सिर्फ हमें उतनी देर तक अपनी जान को बचाना है। और यही नहीं बल्कि अपने साथ यदि ऐसे कोई है तो उन्हें भी हमें इस तरह बचाना है। अब ये दूसरा चित्र जो है वो क्या है, देखिए आप ज़रा गौर से देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है। जोरों की बरसात हो रही है और ये है नदी में बाढ़ आई है। ये जाहिर है क्योंकि घर जो है वो आधा डूब चुका है और लोगों ने नावों का सहारा लिया है। कुछ लोग पेड़ पर चढ़कर बैठे हैं, कुछ बाढ़ में जो लोग बह रहे हैं या पशु बह रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ कब आती है? जब ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के कारण नदी का पानी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, तब बाढ़ आने लगती है। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त यदि हम नदी के आसपास के गांवों में या बस्तियों में या इमारतों में रहते हैं, तो नदी के पास से हमें दूर हटना चाहिए। किसी ऊंची जगह पर सुरक्षा के लिए तुरंत पहुंच जाना चाहिए, मतलब किसी टीले पर, किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए, किसी ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल पर चले जाना चाहिए। जब तक पानी भरने लगता है और भर कर निकल न जाए तब तक हमें वहाँ ऐसी ऊंची जगह पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। बाढ़ के कारण एक और नुकसान होता है, वो है फसलें नष्ट हो जाती हैं। प्राणी जो है, हमारे जो पालतू पशु पक्षी जो है वो बह सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें उपाय योजना करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी जान के साथ साथ अपने जानवरों को भी हमें निकाल कर ले जाना है सुरक्षित जगह पर। पानी बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थान पर किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। जब हम सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे तब हमें दूसरों की जान बचाने में, सहायता करने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह बाढ़ से हम बच सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे प्राकृतिक
आपदा का चित्र दिखा रही हूँ। देखिए ये चित्र, आप कहेंगे ये बाढ़ नहीं है, ये समुद्र से उठती हुई ऊंची ऊंची लहरें हैं। इतनी ऊंची लहरें कि ये ऊंची इमारतों तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ के जो बिजली के खंभे हैं, वो बिजली के खंभे या ऊंची ऊंची इमारतें, ये भी उसमें डूब चुके हैं। और ये ऊपर हेलीकॉप्टर की सहायता से नीचे रस्सी फेंककर ऐसे बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं सुरक्षा दल। इसे कहते हैं सुनामी। अब ये सुनामी जो है वो कैसे आती है? सुनामी का मतलब भी समुद्र के तल में भूकंप जब होती है, तब उस भूकंप के कारण ऊपर की तरफ जो पानी का स्तर है उसमें ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, इमारतों से भी ऊंची लहरें। इसी को सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना जो है वो तटवर्ती मतलब किनारे वाले इलाके में बहुत पहुंच जाती है। सुनामी की सूचना 1 घंटा 1.5 घंटे पहले मिल जाती है। तो हमारे पास 1-1.5 घंटे का समय है। सुनामी की सूचना जैसे हमें प्राप्त हो जाती है, हमें समुद्र के किनारे से दूसरी जगह पर, दूर की जगह पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। हमें समुद्र के तट को पार कर बस्तियां कभी नहीं बनानी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या ने समुद्र के तट को भी नहीं छोड़ा है, वहाँ भी बस्तियां बनाकर लोग रह रहे हैं। लेकिन जब सुनामी आती है तब पहला धोखा उस तटवर्ती इलाके को ही होता है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हमने देखी। इसके साथ साथ बादल, तूफान, जोरों का तूफान, या हम कह सकते हैं जमीन का स्तर खिसक जाना, इस जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे पृथ्वी पर आ सकती है। कई बार बरसात में चट्टानें खिसक जाती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के टीलों की जो ज़मीन जो है वो खिसक जाती है, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं बड़े बड़े, तूफान में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें हमेशा मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ भी आपदा हम पर आए, हमें डरना नहीं चाहिए। और एक आपदा है, अचानक यदि कहीं पर आग लग जाती है, काफ़ी धुआं यदि फैल जाता है, तो हमें तुरंत हाथ लगे हुए किसी कपड़े को गीला करके हमारे नाक और मुंह को ढक देना चाहिए, क्योंकि गीले कपड़े से धुआं हमारे नाक और मुंह के भीतर जाने से रुक जाता है और हमारी सांस घुटने से हम बच सकते हैं। ये हमेशा ऐसे कुछ उपायों को हमें याद रखना चाहिए। और जब ऐसी आपदा हम पर आती है तब बिना डरे मानसिक संतुलन बनाकर रखते हुए हमें उस आपदा का मुकाबला करना चाहिए। देखिए इस कविता को, कुछ याद आ रहा है छात्रों? ये है जीवन कविता जो हमने पिछले साल इसका अभ्यास किया था। इस कविता में किस बात का महत्व बताया गया है? इस कविता में समय पालन का महत्व बताया गया है। जीवन में समय हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। इस कविता के जो कवि है वो है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। कवि कहते हैं कि जीवन जो है वो चलने का नाम है, पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है, हमें उसी तरह हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ाना है। वक्त हमारे लिए किसी के लिए रुकता नहीं है, बढ़ती उम्र जो है वो किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी के लिए थमती नहीं है।
तो हमें जहाँ अपने जीवन में कभी आराम नहीं करना चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो आपको हमेशा आगे बढ़ना है। अपने जीवन में छात्रों को हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचना है अभ्यास करके। जब तक आपका अध्ययन पूर्ण नहीं होता तब तक आपको कहीं रुकना नहीं है। हमेशा जीवन में जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती तब तक हमें नहीं रुकना है। तो चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप श्रमिक हो, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी हमेशा चलती रहती है। अगर किस दिन उसके अंदर का सेल खत्म हो जाए तो वो रुक जाती है और हम बेचैन हो उठते हैं, क्योंकि घड़ी भी रुक जाए तो भी समय रुकता नहीं है, किसी के लिए नहीं। इसीलिए फिर हमें घड़ी को सेल डालकर फिर शुरू करना पड़ता है और समय के साथ मिला लेना पड़ता है। उसी तरह घड़ी नुमा मतलब घड़ी जैसे हमें आगे बढ़ना है और सूरज सा नहीं तो ऊपर उठना। सूरज देखिए हमेशा आता है और चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है अपने वक्त पर। सदियों से यह क्रम चल रहा है। तो उसी तरह हमें हमेशा सूरज सा नित ऊपर उठना है, नीचे नहीं जाना है। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। सृष्टि के हर कण से हमें प्यार करना चाहिए। सृष्टि का हर कण अपना है। यदि वो हमें अपनत्व देता है तो हमें भी एक दूसरे को अपनापन दिखाना चाहिए और सभी को दिल से प्रेम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। घड़ी से हमें हमेशा चलते रहना सीखना है। सागर से क्या सीखना है? हमेशा आनंद के साथ लहराना है। देखिए सागर जो है उसकी लहरें हमेशा आनंद के साथ उठती रहती है, नीचे गिरती रहती है, फिर उठती है, फिर नीचे गिरती है। तो हमें हमेशा सागर की तरह आनंद से लहराना है। आसमान हमें क्या सिखाता है? आसमान हमें विशालता सिखाता है। हमारा हृदय जो है वो आसमान की तरह विशाल होना चाहिए, सभी को उसमें स्थान मिलना चाहिए। धरती हमें क्या सिखाती है? धरती कितने बोझ को सहन करती है। तो धरती हमें सिखाती है सहनशील बनो। सहनशीलता हमें होनी चाहिए, चाहे मम्मी गुस्सा करे, चाहे पापा गुस्सा करे, चाहे शिक्षक गुस्सा करे, हमें गुस्सा नहीं होना है। अगर गलती है तो हमें सभी के गुस्से को सहन करना सीखना होगा। मिलजुल कर करते जाना काम। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है। जो चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और मेहनत करके ही हर एक को आगे पद और नाम दुनिया में प्राप्त होता है। अगर आप ऊंचा पद चाहते हैं, ऊंचा ओहदा चाहते हैं जीवन में, यदि आप जग में दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। माँ जैसी हो मीठी बोली। माँ हमें हमेशा मीठी बोली सिखाती है। माँ हमें संस्कार देती है। एक दूसरे से हमेशा सबसे कैसे मीठे बोलना चाहिए वो माँ सिखाती है। माँ प्रातः जगती है, प्रातः जगकर सोने तक कितने सारे काम वो करती है। आपको उसकी दिनचर्या के बारे में लिखना है। सुबह वह कितने बजे उठती है, परिवारजनों के लिए क्या करती है, घर में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करती हैं, घर में जो दादा दादी हैं, बूढ़े कोई व्यक्ति है तो उनके लिए क्या करती है, घर में उन माँ की पति के लिए मतलब कि आपके पिता के लिए वो क्या करती हैं, घर के कामकाज के अलावा भी वो क्या क्या करती हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसका आचार कैसा है, उसके बारे में आपको ज़रूर लिखना होगा। माँ सुबह से उठकर प्रातः जगकर देर रात तक सोने वाली वही तो एक है सबके परिवार में, तो उसकी दिनचर्या आपको लिखनी होगी। माँ हमें मीठी बोली सिखाती है, हम पर अच्छे संस्कार करती हैं। मन में सच्चे उच्च विचार भी माँ ही जगाती हैं। माँ हमें कभी भी बुरा नहीं सिखाती, वह हमें हमेशा उच्च विचार देती हैं।
अपने जैसा सबको जानो, सेवा कर लो, सेवा का कर लो सुविचार। जैसे आप हैं ना, वैसे ही आप अपने जैसे ही दूसरों को भी मानो। जैसे आपके लिए आप स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे दूसरे भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। हमेशा दूसरों की सेवा करने का अच्छा विचार आपके मन में होना चाहिए। तो इस तरह जीवन है चलने का नाम, और करना कभी नहीं विश्राम। तो आज छात्रों, हमने 3 कृति पत्रिकाएं देखी, और इन 3 कृति पत्रिकाओं का अभ्यास जो है वो मैं अभी आपको भेज रही हूँ। आपको उस अभ्यास को पूर्ण करके अपने कक्षा के ग्रुप पर भेजना है। उसके नीचे आपका नाम, नंबर और विषय हिंदी लिखना ना भूलें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।